हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो हमारा जो हम क्लास 9th का साइंस का मिड टर्म एग्ज़ाम का सैम्पल पेपर कर रहे थे, तो उसी का ये पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले हमने पार्ट 3 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 तक कर लिया था, यानी कि हमने यहाँ तक कर लिया था। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 18 से करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में टोटल 5 पार्ट्स थे, यानी कि एक ये रहा फर्स्ट पार्ट, ये रहा सेकंड पार्ट, ये थर्ड और ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है, यानी कि यहाँ तक हमारा हो गया था पार्ट 3 वीडियो में। अब इस वीडियो में हम यहाँ से करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। हमसे कहा गया है किसी विलयन की सांद्रता उसकी प्रति इकाई आयतन या घोल के प्रति इकाई द्रव्यमान में मौजूद विलय की मात्रा है। और आगे कहा गया है तापमान में वृद्धि के साथ एक विलयन की घुलनशीलता बढ़ जाती है। एक प्रयोग के दौरान एक छात्र सामान्य तापमान पर 350 मिलीग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोलता है। और आगे कहा गया है किसी विलयन की सांद्रता को द्रव्यमान द्वारा द्रव्यमान प्रतिशत विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान और 100 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखिए कैसे पूछे गए हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे कहा गया है कौन सा विलयन का घटक नहीं है। तो देखिए विलय तो हमारा घटक होता है विलयन का, विलायक भी होता है, ये नहीं है, यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था ये विलयन का घटक नहीं है। तो इसीलिए फर्स्ट का ये सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड में क्या पूछा है कि चीनी का घोल है। तो क्या है चीनी का घोल। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है ठोस और तरल का विलयन, दूसरा दिया है तरल और तरल का विलयन, तीसरा दिया है विषम विलयन और चौथा है गैस और द्रव का विलयन। तो चीनी का घोल जो होता है वो ठोस और तरल का विलयन होता है। ठीक है, क्योंकि चीनी हमारा ठोस हो जाएगा और उसमें जो पानी है वो क्या हो जाएगा तरल। तो इस तरह से सेकंड का ए ऑप्शन राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इसमें हमसे पूछा है कि विलयन की सांद्रता के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है कि प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा, दूसरा है प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलायक की मात्रा, तीसरा है तापमान के साथ परिवर्तित ना हो और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हमारा जो है इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा। हमने ऊपर पढ़ लिया था कि विलयन की सांद्रता के बारे में हमने पढ़ा था, तो इसीलिए हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब इसमें फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है कि उपरोक्त प्रयोग के दौरान छात्र द्वारा तैयार किए गए घोल की सांद्रता क्या है। तो देखिए इसमें क्या प्रयोग किया गया है हम देख लेते हैं। एक छात्र जो है उसने 350 मिलीग्राम पानी लिया और 50 ग्राम चीनी लिया, तो यही घोल है। तो इसकी सांद्रता हमसे पूछी गई है। तो देखिए इसकी सांद्रता हम कैसे बताते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला भी लिखा गया है। सबसे पहले विलय का द्रव्यमान है। तो देखिए विलय हमारा क्या हो जाएगा, इसमें ये जो चीनी है 50 ग्राम ये हो जाएगा विलय। तो इसको हम ऊपर लिखेंगे और बटे में हम लिखते हैं, ये देखिए विलयन का द्रव्यमान है। तो विलयन हमारा कैसे बनेगा, पानी और जो चीनी है दोनों को मिला के। तो ये 350 है और ये 50 है, तो टोटल कितना हो गया 400 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम नीचे बटे में लिखेंगे 400 और गुणा में हमारा होता है 100। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 100 है, तो इसीलिए गुणा में हमेशा 100 लिखते हैं। अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये ऊपर बचा 50 और नीचे बचा है 4। तो 4 से 50 को भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12.5। आप 4 से 50 को भाग करके देखना 12.5 आ जाएगा, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 12.5। तो 12.5 हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो इसमें देखिए सी ऑप्शन में हमारा 12.5 है, इसीलिए फोर्थ क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए फिफ्थ। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि एक विलयन का बड़ा घटक है। तो विलयन का बड़ा घटक जो होता है वो होता है विलायक। ठीक है, यानी कि फिफ्थ का हमारा बी ऑप्शन राइट है।
तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 के जितने भी 5 पार्ट्स थे उनका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। हालांकि आपको पेपर में सिर्फ 4 ही करने हैं, लेकिन मैंने 5 करा दिया है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इसमें हमें सबसे पहले इसको पढ़ना है, तो इसको पढ़ लेते हैं। हमसे कहा गया है कि टक्कर से पहले दो वस्तुओं के संवेग का योग टक्कर के बाद के संवेग के योग के बराबर होता है। और आगे कहा गया है बशर्ते उन पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो, इसे संवेग संरक्षण के नियम के रूप में जाना जाता है। यह कथन वैकल्पिक रूप से दिया जा सकता है क्योंकि टक्कर से दो वस्तुओं का कुल संवेग अपरिवर्तित या संरक्षित रहता है। और आगे कहा गया है संवेग संरक्षण का नियम कण निकाय पर लागू होता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए अब क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है कि संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है, तो किस पे लागू होता है? कणों की एक प्रणाली है, पहला ऑप्शन। दूसरा है केवल 2 कणों के लिए। तीसरा है केवल 1 कण के लिए। और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है, ये हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि कणों की एक प्रणाली, यानी कि हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का ए ऑप्शन हो गया। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा है? संवेग के संरक्षण का नियम उपयुक्त है बशर्ते कि पहला ऑप्शन है कणों पर कार्य करने वाला बाहरी असंतुलित बल होना चाहिए। दूसरा है कणों पर कार्य करने वाला कोई बाहरी असंतुलित बल नहीं होना चाहिए। और तीसरा है कणों पर कार्य करने वाले कोई आंतरिक बल नहीं होना चाहिए। चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन का ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि संवेग के संरक्षण का नियम उपयुक्त है बशर्ते कि कणों पर कार्य करने वाला कोई बाहरी असंतुलित बल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से सेकंड का हमारा बी ऑप्शन राइट है। अब इसके बाद थर्ड देखिए, इसमें क्या पूछा है कि टक्कर होने पर दो वस्तुओं का कुल संवेग है परिवर्तित, संरक्षित रहता है, शून्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो टक्कर होने पर दो वस्तुओं का जो कुल संवेग है वो संरक्षित रहता है, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ में पूछा है संवेग की एसआई इकाई क्या है? तो ये आपको पता होगा, संवेग का एसआई इकाई जो होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन का ए ऑप्शन हो गया। इसके बाद इसमें लास्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है जो कि माप है। तो किसका माप है? वस्तु की गतिज ऊर्जा का, या वस्तु की संभावित ऊर्जा का, या वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा का, या वस्तु की गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा का। तो संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल जो है वो वस्तु की गतिज ऊर्जा का माप है, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का। ठीक है, फिफ्थ का ए ऑप्शन राइट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, सबसे पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। हमसे कहा गया है कि रक्त एक संयोजी ऊतक है जिसमें एक द्रव तरल मैट्रिक्स होता है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। और आगे कहा गया है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स निलंबित हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, लवण और हार्मोन शामिल होते हैं। प्रवाहित रक्त शरीर के विभिन्न भागों में हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थ, गैसों और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखिए क्या पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कोशिका हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है? तो जो WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। तो WBC हमारा बी ऑप्शन में है, यानी कि फर्स्ट का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड में हमसे पूछा है कि प्लेटलेट्स मदद करता है। तो क्या मदद करता है प्लेटलेट्स? तो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा सेकंड का। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड में पूछा है कि हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त की किस कोशिका द्वारा किया जाता है? तो ये जो है आरबीसी द्वारा किया जाता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स द्वारा। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसका ए ऑप्शन राइट। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक संयोजी ऊतक में होता है। तो क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। ठीक है, यानी कि फोर्थ का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट देखिए 5th, इसमें पूछा है कि हीमोग्लोबिन रक्त के किस घटक में मौजूद होता है। तो जैसे कि आपको पता होगा हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा रक्त जो है वो लाल दिखाई देता है। तो हीमोग्लोबिन रक्त के किस घटक में मौजूद होता है, तो ये जो है आरबीसी में यानी कि रेड ब्लड सेल्स में मौजूद होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसके भी सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 21। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।